ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मैच में शायद हो जाए, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए ना, टॉस जब आप हार गए तो अब उन्होंने पहले ही बैटिंग कर ली, तो फिर आपका तो जो सिनारियो है इतना डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वो जो 1% मैं कह रही थी, अगर आप पहले बैट करते और 450 रन लगाते, 1% चांस जो मैं कह रही थी, अब वो भी 0.5 में तब्दील हो गया है। तो यानी 0.5% तो रहता ही ये चांस हर सूरत में। तो और देखें, आप देखना ये है कि ये कसूर किसका था। कसूर ये था कि जब हमने सारे मैच खेले, हम इंडिया से हमारे रन रेट जो था बिल्कुल ही नाकिस बन गया। तो अगले जो मैच थे, आप बांग्लादेश के मैच में, आप अफगानिस्तान के मैच में, आप नीदरलैंड के मैच में वो रन रेट बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने एज यूजुअल उस बात की कोई परवाह नहीं की। बाबर आजम 80 की स्ट्राइक रेट पे खुद बैट करते रहे। तो मैं तो बाबर आजम को ये टूर्नामेंट का जो है ना क्वालिफाई करने का, मैं 100% बाबर आजम को इस पे जो है कसूरवार समझती हूँ। एक तो कप्तानी के वाइज बहुत बुरी कप्तानी की उन्होंने, और अपनी पर्सनल बैटिंग भी निहायत सेल्फिश। 80 की कोई स्ट्राइक रेट नहीं होती टॉप बैट्समैन की। अच्छा लीना, आप क्या समझती हैं, अभी तो चलें आप कैप्टनसी की बात कर रही हैं, स्क्वाड के आगाज से अगर बात की जाए तो जो स्क्वाड मुंतखब किया गया था इस वर्ल्ड कप के लिए, उसमें क्या खामियां थी? बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना था कि अबरार अहमद जो कि ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हैं, हारिस ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हैं, जमान खान शामिल हैं, उनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ उन एक्सपर्ट से। देखें, अबरार और जमान दोनों को हमारे स्क्वाड में होना चाहिए था, और जो शादाब और नवाज हैं, उनकी कोई जो वनडे में वो बॉलर्स ही नहीं है, वनडे के वो T20 के बॉलर है। मैं बहुत दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुकी हूँ, दूसरे प्रोग्रामों में, इसके लिए मैं फ्राइडे टाइम्स में लिखती भी रही हूँ मुस्तकिल, कि जो ये स्क्वाड सेलेक्ट की थी, कहने का वैसे दिल नहीं चाहता, लेकिन ये लगता ऐसा था कि जैसे कि एक कोई वेकेशन पे जा रहे हो, कि आप अपने अपने 2-3 फ्रेंड्स साथ लेके जा रहे हैं कि जी वेकेशन पे मजा आएगा। ये ऐसा नहीं लगा कि कोई सीरियस स्क्वाड सिलेक्शन, बिकॉज जब आप इंडिया जाते हैं तो आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। तो अगर अबरार भी होते तो फिर आपके पास उसामा अबरार दोनों होते, वो एज दोनों नवाज और उसके शादाब के जगह खेल सकते थे। तो स्क्वाड सिलेक्शन ही निहायत नाकिस थी। और देखिए, ये ऐसा होता है ना कि अगर आप एक कैप्टन को इतना पावरफुल बना दें, जिसको कप्तानी का स्टेट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो ऐसी गलतियां या कहें आप सेल्फिशनेस होती हैं। तो स्क्वाड सिलेक्शन तो बहुत बुरी थी। लीना, आप क्या समझती हैं, हम स्क्वाड की बात कर रहे थे, क्या पाकिस्तान की इतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स उस तरह के नहीं आ रहे? क्या वजह, क्या समझती हैं आप? देखिए, मैंने तो मेरे नज़र में तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो कप्तानी है। कप्तान ने, जैसे मैंने पहले कहा कि उसने तो डोमेस्टिक में भी कप्तानी नहीं की। जब उसको 1 साल कराची किंग्स की कप्तानी दी गई तो अगले साल उन्होंने माफ़ी मांग के कहा कि नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच। और अब जब उनको पेशावर की कप्तानी दी गई तो उनको वहाँ भी कुछ वो नहीं करेंगे, मैं आपको ये लिख के बता सकती हूँ। तो कप्तान जो होता है ना, सारा कुछ कप्तानी से चलता है। जो अभी नैयर साहब फील्ड प्लेसिंग की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत इसके बारे में लिखा, आपके प्रोग्राम में भी कहा है और दूसरे प्रोग्रामों में भी कहा है कि देखिए, फील्ड प्लेसिंग से कप्तान की समझदारी नजर आती है। ये नजर आता है कि वो बॉलर के साथ कोई प्लान कर रहा है और उसके मुताबिक उसने फील्ड प्लेसिंग की है। अभी शोएब मलिक ने एक बड़ी मजेदार बात की थी, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि एक हमारे कप्तान होते थे, नाम नहीं उन्होंने लिया, एक उन्होंने कहा होते थे, उनको जब हम कहते थे कि किस फील्ड प्लेसिंग पे जाते तो वो कहते थे खुल जाओ बस, यानी कि अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ। तो बाबर आजम की कप्तानी में ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि भाई स्लिप प्लेस करनी है किस बॉलर के लिए, और कहाँ शॉर्ट मिड विकेट लेना है, कहाँ पर आपने शॉर्ट कवर लेना है, किस जगह आपने फील्ड प्लेसिंग से बैट्समैन पे जो है प्रेशर डालना है, बॉलर के साथ प्लान करना है, बाउंसर का प्लान लेना है, अपने 2 विकेट के पीछे लेफ्ट साइड पे फील्डर लेने हैं, 45 पे फील्डर लेना है। उसको तो मुझे पता भी नहीं, लगता भी नहीं कि पता होगा कि 45 का फील्डर क्या होता है। तो आप जब ऐसे बैट्समैन को लीना, कल बाबर आजम जब, तो यही असर होगा। अच्छा लीना, कल बाबर आजम और करना चाहती हूँ जी, वो ये है कि आप ये जो रैंकिंग की बात करते हैं ना, रैंकिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। रैंकिंग में बिल्कुल स्ट्राइक रेट को कंसिडर नहीं किया जाता, जो करना चाहिए। अगर स्ट्राइक रेट को कंसिडर किया जाए तो मेरे ख्याल में 30वें 34वें
40वें नंबर पे होंगे बाबर आजम। तो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट में। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।